हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करने वाले हैं। इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, जो कि सबसे बेसिक थ्योरी है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी थ्योरी इसे माना जाता है। तो इसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी की बात करेंगे, उससे जुड़े हुए कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, राइट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो थ्योरी है ये क्यों आई, तो इसके पीछे एक मेन कारण है कि जैसे हमने देखा था कि मेंडल ने 1865 में जो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने परफॉर्म किए थे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंटल मटेरियल टू द ऑफस्प्रिंग, इस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन उनका काम जो था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा टिल 1900 तक। उनका जो काम था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके पीछे रीजंस क्या था, तो 3 रीजंस मेनली माने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस समय पे इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन वगैरह नहीं था, जिस वजह से उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा वाइडली पब्लिसाइज नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन था, उन्होंने ये बताया था कि ये कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसको उन्होंने फैक्टर कहा। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, कि वो किस तरह का दिखेगा, या फिनोटाइप। तो ये जो सारे पेयर्स ऑफ एलील थे, ठीक है, ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जा करके वो अपने कैरेक्टर शो करते हैं। तो जो उनका जो यूज़ किया हुआ वर्ड था फैक्टर, तो ये सभी चीज़ें आपस में ब्लेंड नहीं हो रही थी एक दूसरे के साथ। इसलिए उनकी जो थ्योरी थी या इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और तीसरी चीज़ क्या थी कि जो मेंडल थे, उनकी जो अप्रोच थी कि उन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमिना को मैथमेटिक्स का यूज़ करके एक्सप्लेन किया था। तो ये उस समय के लिए, उस समय के लोगों के लिए बहुत ही नया था और अनएक्सेप्टेबल था कि बायोलॉजी को कोई मैथमेटिकल बेस पर सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इनका काम एक्सेप्ट नहीं किया गया, राइट। ऑल दो एक और चीज़ है कि उस समय पे उनके पास इस चीज़ का कोई फिज़िकल प्रूफ नहीं था कि उनके जो जीनोम्स हैं या एलील्स हैं वो वैसे हैं जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि उस समय पे जीन और ये सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी, DNA की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर के इन ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर जो इनकी थ्योरी है वो या इनके एक्सपेरिमेंट है उनको वैलिड नहीं माना गया। उसके बाद इन 1900 तो 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी वेरिस, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के जो रिजल्ट्स थे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनको इन्होंने रीडिस्कवर किया, राइट। अब जब इन्होंने उसको रीडिस्कवर किया तो उस समय पे माइक्रोस्कोप वगैरह सब अवेलेबल था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस के अंदर, जो डबल हो रहा था, डिवाइड हो रहा था हर एक सेल डिवीज़न के अंदर, जैसा कि हमने ऑलरेडी मेंडल के पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ हम देख चुके हैं। तो उनको इन्होंने क्या कहा, वो क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, राइट। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है, तो ये कलर्ड बॉडी होता है, इनको स्टेन करना, इंक से स्टेन करना काफ़ी ईजी होता है, इसलिए इनको क्रोमोसोम कहा गया, मतलब कलर्ड बॉडी, राइट। उसके बाद जब वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी है, उन्होंने ये बिहेवियर नोट किया कि जो क्रोमोसोम्स थे, राइट, उनका जो बिहेवियर है वो जीन्स के साथ बिल्कुल मेल खा रहा है। मतलब जैसा जैसा क्रोमोसोम है वैसा वैसा ही बिहेवियर जीन का है। और उन्होंने ये जो मोमेंट था क्रोमोसोम का, इसको मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया। अब देखिए जो ये लास्ट में डी वेरीज कॉरेंस और ये वॉन टिश्नर आए थे, टिश्मार्क आए थे,
तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट्स को, जो कि उन्होंने पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट से लिए थे। उसी समय पे डिस्कवरी हुई क्रोमोसोम्स की, राइट, जो कि क्या थे, मतलब कि ऐसा मटेरियल था जो डबल हो रहा है जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। सेम ही चीज़ मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बताई हुई थी। तो इस चीज़ का यूज़ किया वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने, और उन्होंने ये नोट किया कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल सेम है जीन्स से, राइट। और इसी मोमेंट को उन्होंने मेंडल के जो लॉज थे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट, इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस क्रोमोसोमल मोमेंट का यूज़ किया। अब जो सटन थे, राइट, उन्होंने ये जो सारा नॉलेज था, मतलब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का, इन सभी को मिला करके एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, राइट। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मेंडल ने पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट्स थे उनको प्रूव करने के लिए यहाँ पे वो सेम एक्सपेरिमेंट्स दोबारा किए, राइट। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए अगर आपको मियोसिस और माइटोटिक, इस तरह की जो सेल डिवीजन्स होती हैं, इनके बारे में नहीं पता है, तो आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब माइटोसिस होती है किसी भी सेल में, मतलब सेल दो तरह से डिवाइड होते हैं, या तो वो मियोसिस करते हैं या फिर वो माइटोसिस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस अगर आप देखेंगे तो एक पेरेंटल सेल है, वो रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब कि उसके बीच का जो जीनोम है जो आप ये देख रहे हैं, राइट, ये जीनोम क्या है, रेप्लिकेट हो रहा है, डबल हो रहा है। ये क्रोमोसोम्स क्या है, ये डबल हो रहे हैं और रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से अंदर जो मटेरियल है वो डबल हो जाएगा, राइट। देन सेल डिवाइड करते हैं और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। मतलब क्या है कि ये जो है ये डिप्लॉयड स्टेज है इसकी, राइट। सेल के पास क्या है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और डॉटर सेल्स के पास भी क्या है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, राइट। अगर आपको ये टू एंड डिप्लॉयड ये सब नहीं पता है तो लास्ट वीडियोस में हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ये डिप्लॉयड का मतलब क्या है, सिंपली जो ये 2n है ये है क्या, तो n का मतलब है नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि अगर ह्यूमंस में बात किया जाए तो कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, राइट। और अगर क्रोमोसोम्स को निकाला जाए तो 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और दो जो होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मेल है तो XY होगा और फीमेल है तो XX होगी, राइट। अब जो ये डिवीज़न चल रही है, तो अगर माइटोसिस है तो एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बनाता है, और दोनों डॉटर सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, मतलब कि इन दोनों के पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। लेकिन वहीं अगर मियोसिस हो रही है तो मियोसिस क्या है, ये रिडक्शनल डिवीजन इसको कहा जाता है, कि जो पेरेंट सेल है उसके पास 2n क्रोमोसोम्स है, मतलब उसके पास 2n सेट ऑफ जो कहते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो सेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट, मतलब डिप्लॉयड है ये। उसके बाद सेम ही चीज़ हुई कि जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो रहा है, राइट, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। डबल होने के बाद ये दो सेल्स में डिवाइड कर गई। ये दोनों सेल्स कैसे थे, 2n, दोनों के दोनों 2n स्टेज के थे, मतलब दोनों डिप्लॉयड थे। अब ये फर्दर आगे डिवाइड कर रहे हैं और 4 सेल्स बन रहे हैं, और चारों सेल्स कैसे हैं, हेप्लॉइड हैं, मतलब कि ये जो अपना जीनोम है या अपना इनका जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ये एक एक हर एक सेल के अंदर चला गया। हर एक सेल के अंदर चल जाने के बाद ये सिंगल सेट जो है हर एक सेल के पास है, तो ये कैसे हुए, हेप्लॉइड हुए, राइट। इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहा जाता है कि जो 2n से जो सेल्स 4 सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो हैप्लॉइड है, मतलब डिप्लॉइड से यहाँ पे कैसे सेल्स बन रहे हैं, हैप्लॉइड बन रहे हैं। वहीं माइटोसिस में डिप्लॉइड से कैसे सेल्स बनते हैं, डिप्लॉइड ही बनते हैं, राइट। तो अब ये जो पूरी माइटोसिस डिवीजन थी मियोसिस की, इसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कहा गया है, क्योंकि मेंडल ने भी सेम ही चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे बताई हुई थी। तो उस चीज़ को यूज़ करके इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि
एक सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, देन जस्ट बिफोर डिवीजन वो डबल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 सेट हैं, ये डबल हो रहे हैं, राइट। डबल होने के बाद अब क्योंकि सेल को डिवाइड करना है तो मियोसिस में एक फेज़ होता है एनाफेज, ये पूरा हम बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, राइट। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रख लीजिए कि मियोसिस में एक फ़ेज़ होता है एनाफेज, तो उसमें क्या होता है कि मोमेंट होती है ये क्रोमोसोम्स की अपने अपने पोल्स की तरफ, मतलब कि ये जो येलो वाला है ये अपने वाले पोल की तरफ जाएगा और ये जो ब्राउन वाला है ये अपने पोल की तरफ जाएगा और बीच से जो है सेल डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स के पास आ जाएगा, राइट। और ये फर्दर 2 सेल्स बना देंगे जैसे कि आपको आगे दिख रहे हैं, राइट। ये 2 सेल्स बन गए। अब ये फर्दर आगे क्योंकि ये 2n स्टेज के होंगे, ये दोनों 2n स्टेज के हैं, और क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रही है तो ये कैसे होंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, तो वही आगे 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने दिया था, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में उसको डिस्कस कर लिया है, तो इस चीज़ की उन्होंने पुष्टि की कि जो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था वो बिल्कुल सही है, राइट। इन्होंने इसको प्रूव किया। उसके बाद जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, राइट, कि अब देखिए सेग्रीगेशन में उन्होंने ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, राइट। और इसी चीज़ को यूज़ करके उन्होंने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी जो मेंडल ने दी थी उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इसमें भी सेम ही चीज़ हो रही थी कि जो सेल है वो सबसे पहले तो अपना जो क्रोमोसोम है उनको डबल करती है, राइट। डबल करने के बाद वो एनाफेज मियोसिस में एनाफेज होती है, एनाफेज में वो अपने अपने पोल्स की तरफ को मूव करते हैं, दोनों अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं और न्यू सेल्स बन जाते हैं, राइट, जिनको कि जर्म सेल्स कहा गया। सेम ही चीज़ यहाँ हुई, दोनों केसेस सेम है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सबसे पहले एक सेल था उसमें फिर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, मतलब क्रोमोसोम्स डबल हुए, और ये मियोसिस हुई, यहाँ पे एनाफेज हुई। एनाफेज में अपने अपने पोल्स की तरफ मूव किए, इंडिपेंडेंटली मूव किए, यहाँ पे अलग अलग। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सेग्रीगेशन में हम देख रहे थे कि पेयर ऑफ जो है वो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मूव कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो मूव कर रहे थे, एक एक जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग मूव कर रहा था और जा करके जर्म सेल्स बना रहा था, राइट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो मेंडल ने बात की थी वो यहाँ पे प्रूव हो गई कि मेंडल ने वो लॉ जो था वो भी सही दिया था, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की क्रोमोसोमल थ्योरी की, ये की थी थॉमस हंट मॉर्गन ने। देखिए थ्योरी किसने दी थी, तो थ्योरी ये दी थी वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी ने, राइट, कि ये जो मेंडल ने लॉज दिए थे ये बिल्कुल सही थे, ठीक है। और इसकी जो पुष्टि थी, या मैं कहूँ कि इनहेरिटेंस की जो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की वेरिफिकेशन जो थी वो थॉमस हंट मॉर्गन ने की, और उनके कलीग्स थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो वेरिएशन है, राइट, वो कहाँ पे देखी जा रही है, वो सेक्स रिप्रोडक्शन के दौरान ये देखी जा रही है, राइट। अब मॉर्गन ने क्या किया कि उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट्स फ्रूट फ्लाई के ऊपर किए, राइट। फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कहा जाता है, राइट। अब उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए कि क्या ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, राइट, जो हमने देखी कि F1 में क्या जनरेशन आ रही है हमारे पास, F2 में क्या जनरेशन आ रही है, क्या ये सब जो सेक्स लिंक जीन्स हैं, राइट, उनकी वजह से हो रहा है या ऑटोसोम्स की वजह से हो रहा है। मतलब वो इस चीज़ को ढूंढना चाहते थे कि मेन रीज़न क्या है इसके पीछे। अब मॉर्गन ने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड क्रॉसेस, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए। तो डाई हाइब्रिड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब हम 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं, राइट। जैसे कि अगर मेंडल की बात की जाए तो उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक येलो कलर देखा था और शेप देखा था, मतलब कलर और शेप देखे थे सीड्स के, राइट। इन्होंने भी ड्रोसोफिला के ऊपर सेम ही चीज़ की,
राइट। और यहाँ पे भी उन्होंने दो जो कैरेक्टर्स थे वो देखे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक फीमेल ली, वाइट आइड फीमेल ली और येलो बॉडी थी, मतलब कलर आँखों का कलर लिया वाइट आइड और बॉडी का कलर लिया येलो कलर, राइट। और उसका क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ। जब ये हुआ तो उन्होंने देखा कि कुछ जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रेट हुई ही नहीं, मतलब कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर हुई तो कुछ जीन्स सेग्रीगेट हुई ही नहीं, वो जैसी थी पेरेंट्स में जैसी थी वो वैसी की वैसी ही नेक्स्ट प्रोजनी में चली गई। और जब ये प्रोजनी में चली गई तो F2 का जो रिज़ल्ट था उसमें जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जब मेंडल ने वो पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पे हमें F2 प्रोजनी की रेशो क्या देखने को मिलती थी, 9:3:3:1, राइट। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं जब दो जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होकर के कंबाइन करके नेक्स्ट प्रोजनी में आती हैं, लाइक उनकी मतलब F2 जनरेशन आती है, तो हम ये रेशो देखते हैं, हम ये रेशो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट F1 प्रोजनी थी जब वहाँ पे इंटरकोर्स हुआ तो जो दो जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुई ही नहीं एक दूसरे से, और सेम की सेम नेक्स्ट जनरेशन में चली गई, F2 जनरेशन में चली गई, जहाँ पर ये जो रेशो थी वो बिगड़ गई, ये रेशो नहीं आई, राइट। अब यहाँ से जो मॉर्गन और उसका ग्रुप था उन्हें ये पता था कि ये जो जीन जिसकी वजह से ये सब हुआ है ये कहाँ पे लाई कर रही है, ये क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लाई कर रही है। तो हमें पता है एक्स और वाई क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। तो मतलब क्या था कि ये वेरिएशन कैसी थी, ये सेक्स लिंक्ड वेरिएशन थी, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जब डाईहाइब्रिड क्रॉस हम करते हैं और जो एक क्रोमोसोम होता है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए कि अगर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर लिंक प्रेजेंट है, मतलब कि एक क्रोमोसोम है, जिन दो जीन्स की वजह से ऐसा हुआ है, अगर वो सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं तो जो पेरेंटल जीन की कॉम्बिनेशंस हैं उनकी जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा आने की संभावना है, राइट। और जो नॉन पेरेंटल हैं उनकी आने की संभावना कम थी। अब ये पेरेंटल और नॉन पेरेंटल क्या है, तो इसको आप समझिए कि जो मॉर्गन थे, अब उन्होंने जो ये फिजिकल एसोसिएशन की थी, मतलब ये जो लिंकेज हुई थी, ठीक है, दो जीन्स जो आपस में कंबाइन कर रही थी, इसको लिंकेज कहा गया, राइट। और इनको लिंकेज को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया कि जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, राइट, जिस तरह से अगर ये क्रोमोसोम है तो ये दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। और जब सेग्रीगेशन होती है तो ये दोनों जीन्स को अलग होना था और देन जा कर के दोबारा रिकम्बाइन होना था, तो वो चीज़ क्या होती, नॉन पेरेंटल होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में ऐसा नहीं हुआ, सेक्स क्रोमोसोम्स में ऐसा नहीं हुआ। जो सेक्स लिंक्ड जीन्स थी वो दोनों की दोनों सेपरेट हुई ही नहीं, जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी कम स्पेस है, तो ये बहुत अच्छे से लिंक थी। और जब क्रोमोसोम डबल हुए तो ये दोनों एज इट इज़ ही रहे और एज इट इज़ ही नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, तो ये क्या हुए, पेरेंटल जीन्स हुए, राइट। और जब ऐसी जीन्स जो हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी होती हैं तो इनकी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि ये ही जो चीज़ है ये सेग्रीगेट नहीं होगी और नेक्स्ट जनरेशन में जैसी पेरेंट्स में थी वैसी ही नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी, राइट। अब इस चीज़ को उन्होंने लिंकेज कहा, राइट। और रिकॉम्बिनेशन को क्या कहा उन्होंने, मतलब कि सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि नॉन पेरेंटल जीन्स, मतलब क्या था कि नॉर्मली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, राइट, इनके अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं अपने क्रोमोसोम से और देन कंबाइंड होते हैं, मतलब यहाँ पे भी ये कंबाइन थे, यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड थे, यहाँ से अलग हुए और दोबारा कंबाइन हुए और नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, उसी को रिकॉम्बिनेशन कहा गया, मतलब नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, राइट। अब जो उनके स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टवेंट,
उन्होंने ये जो फ्रीक्वेंसी थी रिकॉम्बिनेशन की, जो ये जो जीन्स थी बार बार इनके जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी, इसको उन्होंने मेजर किया और उन्होंने ये पता लगाया कि हम इससे क्या है जीन्स की लोकेशन देख सकते हैं कि वो क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ लाई कर रही है। इसी को जीन मैपिंग कहा गया है और इसी के थ्रू जो आज हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, मतलब हम हर एक सीक्वेंस को पढ़ सकते हैं, वो इसी के थ्रू होता है, राइट। यही जीन मैपिंग है, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये थ्योरी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने साइंटिस्ट ने सेम ही जो मेंडल के अनरिकॉग्नाइज्ड काम के ऊपर काम किया, उनकी थ्योरीज को प्रूव किया, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी, तो सटन और बोवेरी ने दी थी। और इसका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन किसने दिया, तो वो मॉर्गन ने दिया था, राइट। उसके बाद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, कि क्रोमोसोमल थ्योरी कौन सा लॉ फॉलो नहीं करती है, तो ये सारे लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीनों को ये फॉलो करती है, राइट। तो इनमें से कोई भी लॉ एक्सप्लोरेट नहीं करती, कोई भी लॉ वायलेट नहीं करती है। उसके बाद यू ऑब्जर्व अ जेनेटिक ट्रेट विच इज अ कॉमन occurrence इन मेल ऑफ पर्टिकुलर पेडिग्री, दिस इज पॉसिबली अ। अब यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है कि अगर एक ट्रेट है, राइट, उसमें सेम चीज़ मेल्स में हर प्रोजनी में हर जनरेशन में सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये पॉसिबली क्या होगा। हमें पता है कि मेल्स के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, राइट। अब हर मेल में सेम ही चीज़ आ रही है, मतलब कि वाई जो लिंक्ड क्रोमोसोम है उसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, इसीलिए हर एक जनरेशन में ये जो पेरेंटल जीन हो रही है, राइट, ये जो पेरेंटल रिपीटेशन हो रही है ये देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वाई लिंक्ड, राइट। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। चीज़ें काफ़ी बारीक हैं इसके अंदर और क्वेश्चन कई बार कहीं से भी राइज हो जाता है, इसलिए हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझ लिया है। आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।